हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 67वीं बीपीएससी के सेट का सॉल्यूशन कराएंगे। इस वीडियो में बीपीएससी का सेट कराने का मेरा मेन मोटिव ये है कि बीपीएससी के सारे प्रश्न डायरेक्ट बीएसएससी सीजीएल या बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर कर लें तो आपको बिहार दरोगा या बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा कराए गए डेली एक सेट उपलब्ध हो जाएँ। आपको हमारे चैनल पर बीपीएससी के एवं बीएसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट सेट रोज़ मिलेंगे और आपको बिहार दरोगा के सेट भी कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहले मैथ के प्रश्न हैं जो बहुत इजी है, आप इनका सॉल्यूशन बाद में कर लेंगे और हम इनका आंसर सीधे करा देते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम मैथ के सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न का आंसर है, इसमें देखिए गुना करने के लिए तो इसका पहला प्रश्न का आंसर जो है डी नंबर है 0.2736। फिर इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 52% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर है बी नंबर 20%। फिर अगला है 5 अंकों वाली एक लघुत्तम संख्या बताए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका आंसर है सी नंबर 10, 18, 0। फिर अगला चौथा नंबर है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर जो है 1:60 है, ए नंबर 1:60 ए नंबर है। अगला बहुभुज से प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है 5वां नंबर का आंसर है डी नंबर 21। अगला 6 नंबर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। इसमें जो है समय दूरी का प्रश्न है। तो 6 नंबर का आंसर जो है सी है 3/2 घंटा। अगला 7वां भी बहुत इजी है, 7वां का आंसर जो है ये है 22 का 10%। फिर 8वां में नंबर सिस्टम से प्रश्न है, एवरेज से प्रश्न है। तो 8वां का आंसर जो है सी है 5। 8वां का आंसर जो है सी 5 है। फिर 9वां का आंसर क्या है? तो 9वां का आंसर जो है ए है 50 और 75, 50,75। फिर 10वां का जो है सिंप्लीफिकेशन है। तो 10वां का आंसर जो है बी है 1/50। इसके बाद 11वां नंबर जो है इसमें जीके दिया गया है। 11वां में कह रहा है कि लगभग कितने वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया? तो लगभग 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था, 72 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न कह रहा है कि नंद वंश में कुल कितने राजा हुए? तो नंद वंश में राजा जो है कुल 9 राजा हुए, नंद वंश में 9 राजा। अगला 13 नंबर कह रहा है कि महामेघवाहन वंश निम्न में से किससे संबंधित है? तो महामेघवाहन वंश जो है चेदी वंश से संबंधित है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है? तो इसका जो आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग राजा खारवेल का जानकारी मिलता है। इसके बाद 15 नंबर है कि औरंगजेब के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन जजिया कर से मुक्त था? तो इसमें देखिए जजिया कर जो था औरंगजेब का जो शासन काल था तो उसमें जजिया कर स्त्रियों पर भी लगाया गया था, गुलाम पर भी लगाया गया था, भिखारी पर भी लगाया गया था, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे पर भी लगाया गया था। लेकिन इसमें जजिया कर से मुक्त एक ही वर्ग था, वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण जो था जजिया कर से मुक्त था, ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। तो इसका आंसर जो है ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर ब्राह्मण ऑप्शन रहता तो ब्राह्मण मार देते हैं। फिर इसका 16 नंबर है शाहजहाँ के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार कौन था? तो शाहजहाँ के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला 17 नंबर है अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में से किस भाषा की कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में नहीं किया गया?
तो किस भाषा की कृतियों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में नहीं किया गया? तो इसका आंसर है ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक कोई नहीं होगा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर होगा। 18 में है, इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात निम्नलिखित में से किसका नाम अता अली खान था? तो अता अली खान किसका नाम था? तो अता अली खान जो है तानसेन का नाम था। अता अली खान जो है तानसेन का नाम था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की राजधानी कौन थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी जो है रायगढ़ थी। अगला है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश कहा गया है? तो जिंदा पीर एवं शाही दरवेश जो है औरंगजेब को कहा गया है। अगला है, किस नंबर कह रहा है कि 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो इसमें देखिए, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहले है कि 1772 में द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया। अगर प्रश्न पूछे कि 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का सबसे पहले शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर होगा लियो कार्टिस। लियो कार्टिस ने बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत किया और अंत किया वारेन हेस्टिंग। अगला है 22 नंबर, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया? तो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में मराठा और मराठा में केसरी नामक समाचार पत्रों की स्थापना किसने की? तो अंग्रेजी में मराठा और मराठा में केसरी नामक समाचार पत्रों का स्थापना, देखिए केसरी से आप समझ जाए कि केसरी का समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक का है। तो इसमें आंसर सीधे मार दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला 24 नंबर है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो किसान सभा की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वेलिंगटन के काल में होता। किसान सभा की स्थापना वेलिंगटन के काल में हुई थी, लॉर्ड वेलिंगटन। अगला है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत सबसे वीवाय प्रश्न है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 27 में है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। उत्तवी। महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी था। अगला है 28 में, किस मुसलमान शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? एक ऐसा मुसलमान जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो ये मोहम्मद गौरी इसका आंसर होगा। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 30 नंबर है, संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका आंसर है फिरदौसी सिलसिला। शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी जो है फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त है? लोकप्रियता प्राप्त किसे थी सबसे अधिक? तो फिरदौसी सिलसिला को। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पर साँढ़ निर्मित है? तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर साँढ़ निर्मित है, किस स्थान पर है यह? तो रामपुरवा। स्थान का नाम है रामपुरवा। यह VVI प्रश्न। अगला 33 नंबर है, बिहार प्रांतीय बोर्ड निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो प्रांतीय बोर्ड जो है अस्पृश्यता निवारण आंदोलन से संबंधित है। C नंबर इसका आंसर है, अस्पृश्यता निवारण आंदोलन। अगला 34 नंबर है, प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो किस वर्ष संपन्न हुआ? 1929 में इसका आंसर है। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो है 1929 में संपन्न हुआ। अगला है, बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है नारायण प्रसाद। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद।
अगला है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो इसका आंसर है बिहार का सामान्य जनजीवन। पटना कलम के अंतर्गत जो है बिहार का सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। 37 नंबर है बिहार का नामकरण किस रचना में सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है? तो बिहार का नामकरण जो है सबसे पहले तबकाते नासिरी में प्रयुक्त हुआ है। 38 में कह रहा है मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? मंजूषा चित्र शैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय है। अगला है बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1986 में। 1986 में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ। 40 नंबर है किस वर्ष भारत और यूरोप के बीच पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया? तो 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहला टेलीग्राफ सेवा 1865 में शुरू किया गया। अगला 41 में कहा है कि बंगाल में हुए नील विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? तो देखिए इसमें आंसर जो है इसका आंसर ई होगा। देखिए प्रभावित क्षेत्र जो है खुलना प्रभावित हुआ था, दिनाजपुर प्रभावित हुआ था, पावना प्रभावित हुआ था, नादिया प्रभावित हुआ था। इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ था, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला 42 में है वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन पार्टी अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। 43 में किस वायसराय के कार्यकाल में बहावी आंदोलन को दबा दिया गया? तो बहावी आंदोलन को किनके कार्यकाल में दबा दिया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन को दबा दिया गया। अगला है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर है 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 45 है चार्ल्स विल्किंस ने किस भाषा के मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था? तो ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ढलाई के अक्षरों का आविष्कार जो उन्होंने किया था इंग्लिश में किया था, अंग्रेजी में। इसका आंसर जो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला 46 में है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना सतगुरु दास बनर्जी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किसने किया? तो सतगुरु दास बनर्जी ने किया। 47 में है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो के काल में। अगला है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत किसने की? धार्मिक शिक्षा की वकालत जो है मदन मोहन मालवीय ने किया। धार्मिक शिक्षा की वकालत जो है मदन मोहन मालवीय ने किया। 49 नंबर है बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज का स्थापना जो है इसमें ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका बहुजन समाज की स्थापना काशीराम ने किया था। इसका आंसर होगा काशीराम। तो इसमें आंसर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य नहीं थे। कौन प्रख्यात सदस्य नहीं थे? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना है 1905 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनका स्थापना किया था, लेकिन बाद में इनके सदस्य जो है MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी भी बने। तो इसका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले स्थापना किए थे और MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम, शहरी सूक्ष्म रोजगार एवं आवास एवं आश्रय सुधार योजना निम्न में से किस योजना में सम्मिलित थी? तो इसका आंसर है नेहरू रोजगार योजना। शहरी सूक्ष्म उद्यम योजना शहरी रोजगार एवं आवास एवं आश्रय सुधार योजना जो है नेहरू रोजगार योजना से संबंधित है। 52 नंबर है बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत हो गया है?
तो वर्तमान स्तर 11.3% हो गया है, 11.3%। 53 में कह रहा है कि भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मशरूम उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। अगला कह रहा है 54 में राष्ट्रीय आय के बारे में बता रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। 55 में सरकारीय समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? तो सरकारीय समिति का काम क्या था? सरकारीय समिति का काम था केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना, बिगड़े हुए संबंध को सुधारना। केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना सरकारीय समिति का कार्य था। अगला है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक HDI महबूब उल हक की देन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सूचकांक कौन सा सूचकांक है जो भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। C नंबर, भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सबसे अधिक योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। GDP में सबसे अधिक योगदान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का है। अगला है 60 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिली जुली अर्थव्यवस्था है। 61 में कह रहा है कि कौन सा तथ्य उष्णकटिबंधीय मानसून वनस्पति के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, E नंबर है। 1 मिनट, इसका आंसर जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक है, E नंबर। 62 में कह रहा है कि पेट्रोलियम के पाए जाने से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पेट्रोलियम के पाए जाने से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है कि यह विस्तृत क्षैतिज स्तर में पाया जाता है, यह गलत है। यह अपनति में पाया जाता है, यह भूजल के ऊपर पाया जाता है, यह अपारगम्य चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। ये तीनों सही है लेकिन C नंबर गलत है, तो आंसर यही होगा। 63 में है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अन्य से अलग प्रवृत्ति रखती है? कौन सी जलधारा जो है अन्य से अलग प्रवृत्ति रखती है? तो अगुलहास की जलधारा जो है सभी से अलग प्रवृत्ति रखती है। जैसे पेरू बेंगुला धारा और फॉकलैंड की धारा जो है ना, ये एक तरह का जलधारा है, और अगुलहास की जलधारा है ना जो विपरीत जलधारा, दोनों से अलग प्रवृत्ति रखती है। 64 में अलवणीकरण का सामान्य तरीका होता है क्या? अलवणीकरण का सामान्य तरीका जो है व्युत्क्रम प्रासरण होता है। अलवणीकरण यानी कि डेसैलिनेशन का सामान्य तरीका होता है व्युत्क्रम प्रासरण। 65 है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है D, वे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, गलत है। ऑप्शन होगा A, B, C, ये सही है, D गलत है। वे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती थी। इसका आंसर जो है मारिएगा D नंबर, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे राजस्थान में पाया जाता है, ऐसा गलत है, ऐसा गलत बात है। राजस्थान में सिर्फ नहीं पाया जाता है। 66 नंबर, आयु एवं संरचना के दृष्टि से मेघालय समानता रखता है। तो मेघालय क्या समानता रखता है? तो छोटा नागपुर एवं दक्कन पठारों से। आयु एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय जो है छोटा नागपुर एवं दक्कन पठारों से समानता रखता है। 67 कह रहा है कि हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर क्या है? तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर है E, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग गूगल में सर्च करके। अगला 68 में कह रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है शिवालिक है। 69 में कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थल पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पर मिलती है। 70 में कह रहा है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है।
एम्पियर प्रति मीटर होती है। अगला 72 में आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस जो होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है? किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इलेक्ट्रोड जो है, वेल्डिंग करने वाला जो होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। वेल्डिंग करने वाला जो सीक होता है, रॉड होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो लंबा होता है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले उसमें आयरन की मात्रा होनी चाहिए और कार्बन प्रयुक्त होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कार्बन प्रयुक्त और आयरन की मात्रा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोड बनेगा। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है? कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान जो जड़त्व का मात्रक है। 75 कह रहा है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक जो है डिग्री सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगला 76 नंबर है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? 9 डिग्री सेल्सियस से सीधे 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल के आयतन में क्या होगा? तो जल के आयतन में जो है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले घट जाएगा, उसके बाद में बढ़ जाएगा। 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन है? तो विद्युत चालकता वाली धातु जो है चांदी है। सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु जो है चांदी है। 78 में वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों पैमाने पर वही होता है। तो इसका आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस जो है दोनों पैमाने पर वही होता है। 79 में कह रहा है कि कौन सी धातु पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो पानी को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? तो आर्सेनिक पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी की आयु कितनी दिन होती है? तो आरबीसी की आयु जो है कितनी दिन होती है? आप लोग जानते होंगे 120 दिन होता है। 81 नंबर है, रेकॉम्बिनेट यानी कि रेकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात निम्न में से कौन सी तकनीक संभव हुई है? तो इसका आंसर है डीएनए अंगुली मुद्रा। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात निम्न में से कौन सी तकनीक संभव हुई? तो डीएनए अंगुली मुद्रा। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो इसका आंसर है यकृत जो है पित्त का स्राव करता है। 83 में मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण? तो मानव रक्त का रंग जो लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। 84 में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? 85 का आंसर है मस्तिष्क कोशिका। कह रहा है कि मस्तिष्क की कोशिका जो है किन कोशिकाओं में? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, सबसे कम शक्ति होती है, यानी कि ताकत कम होता है। फिर 86 में कह रहा है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित होता है वह कहलाती है? तो क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे परासरण कहते हैं। 87 में कह रहा है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ग्रहण करता है पादप यानी कि पेड़ पौधे। 88 में इंसुलिन मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है? तो इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, अंतःस्राव हार्मोन है जिसे पेप्टाइड कहते हैं। 89 में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनता है। दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनता है। 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशे नहीं है, यानी कि कृत्रिम सूत संश्लेषित रेशे नहीं है? तो इसका आंसर है 89 का ई होगा। 89 का ई होगा। नाइलॉन जो है संश्लेषित रेशा है, रेयॉन संश्लेषित रेशा है, डेक्रॉन है, टेरॉन है, सभी का सभी संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा जिसे कहते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ई आंसर होगा। अगला 91 नंबर है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन जिससे बर्तन बनाया जाता है, बर्तन को कलाई किया जाता है, फ्लोरोकार्बन।
आप लोग स्टील के बर्तन देखेंगे तो स्टील के बर्तन में नीचे काला रंग का होता है रंगा हुआ, जिसे ही टेफ्लॉन कहते हैं, फ्लोरोकार्बन। 92 में रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। 93 में फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस एसिटिलीन है। 94 में बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, यानी कि कोई झील में अगर बर्फ़ जमा हो तो उसके अंदर मछली जीवित रहता है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। बर्फ़ जो है ऊष्मा का उत्तम चालक है, उत्तम चालक है। 95 में कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता क्या? गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो क्यों उपचार में किया जाता है? तो शरीर में जो गामा किरणें अवशोषित होती है उसे कोबाल्ट 60 के द्वारा गामा किरणें निकाला जाता है, जिसके कारण प्रयुक्त चिकित्सा में, कैंसर के प्रयुक्त चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। 96 में कहा है कि जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण होता है? तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण जो है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन है। 97 में कहा है कि निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है? तो वसा है, सबसे ज़्यादा वसा में ऊर्जा होता है। 98 कौन एक जैविक यूरिया है? तो जैविक यूरिया कौन है? तो एजोला जो है जैविक यूरिया है, एजोला जो है जैविक यूरिया है। 99 में निम्न से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए धातुई चमक ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, आयोडीन में भी पाया जाता है, तो 2 का 2 आंसर तो नहीं होगा। तो इसमें जो है आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, सॉरी उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। 100 में निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है? तो इसका आंसर है ई नंबर। उपधातु जो है सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरॉन, सभी का सभी आंसर जो है सभी का सभी उपधातु है। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो उपधातु नहीं, तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। 101 में पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुरुआत हुआ था स्वतंत्र भारत में। 102 में कह रहा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। 103 में कहा है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण। विकास के हिसाब से पंचायत समिति क्या होता है? तो एक प्रशासनिक अधिकरण होता है, प्रशासन के अधिकार में होता है। अगला 104 है पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे जाना जाता है। एक मध्यवर्ती स्तर कौन है जिसे जाना जाता है? तो सरपंच जो है मध्यवर्ती स्तर है। 1 मिनट, पंचायत समिति, आंसर इसका होगा पंचायत समिति जो है मध्यवर्ती स्तर, बीच वाला स्तर है पंचायती राज व्यवस्था में। 105 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है? तो इसका आंसर है 61 में। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अगला 107 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। 39 के ए के अनुसार किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को सामान्य न्याय मिलेगा, न्याय सबको समान मिलेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 108 में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर है 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। 109 में भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो समान सिविल कोड कौन है? 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक कोड, यानी कि समान सिविल संहिता, सबको समान न्याय मिलेगा। 110 में कह रहा है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। मुख्य प्रयोजन क्या था मौलिक अधिकार देने का भारतीय नागरिकों को? तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना
हो सके। 111 में WMO के अनुसार ला सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है गैस जो है भारत पहुंची है ला सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से। अगला 112 में शीतलकुची हिंसा घटना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। शीतलकुची हिंसा घटना जो पश्चिम बंगाल में हुई थी। 113 में है वर्ष 2021 में विश्व इस्पात उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो है दूसरा स्थान रहा है विश्व इस्पात उत्पादक देशों, यानी कि इस्पात का उत्पादक में भारत दूसरा स्थान रखता है। 114 में केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 150 गाँव को। 150 गाँव को केंद्र सरकार ने उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया है। 115 में कह रहा है कि हाल ही में टाटा समूह द्वारा अधिग्रहित की गई नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है। नीलांचल इस्पात निगम जो है उड़ीसा में स्थित है, जिसे टाटा समूह ने खरीद लिया है। अगला है 116 में किस संगठन ने बंग बंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है यूनेस्को जो है बंग बंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला 17 में है 117 भारत सरकार की उजाला योजना ने साल 2022 में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 117 के डी 7 साल। 7 साल पूरे कर लिए। उजाला योजना ने 7 साल पूरे कर लिए। 118 में सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में कौन देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कनाडा ने भी भाग लिया था, जापान ने भी भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने भी भाग लिया था। और भारत ने भाग लेने के बाद फिर बाद में दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल हो गया था। तो कई देश हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत। तो इतने देश शामिल हुए थे। इसमें से आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। 120 में ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। अगला है ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसमें भीम का पूरा नाम है जय भीम। तो जय भीम फिल्म को भी ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था और मरक्कर को भी किया गया। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 122 में कह रहा है कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 123 में 22 मार्च 2022 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 22 मार्च 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है 110वां स्थापना दिवस। 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया था और 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कितने समय के अंतराल पर किया जाता है? अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन जो है एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। कितने समय के बाद किया जाता है? तो इसका आंसर है 3 साल के बाद हमेशा किया जाता है। इसके बाद 125 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर है? तो अरबपति की आबादी में जो है भारत जो है तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पर है। 126 में अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जुनैद कमाल अहमद को नियुक्त किया गया है। फिर 127 में कह रहा है कि भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया स्टील रोड का उद्घाटन। जहाँ गुजरात में रोड जो है स्टील का बनाया गया है, तो गुजरात में स्टील रोड का उद्घाटन किया गया है। 128 कह रहा है कि घर घर राशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो पंजाब राज्य द्वारा शुरू किया गया घर घर राशन योजना।
अगला है मोबाइल ऐप बिहान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो मोबाइल ऐप बिहान जो है कृषि विभाग द्वारा, मोबाइल ऐप बिहान जो है कृषि विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 130 में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कितने जिले में समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन किया गया है? तो इसका आंसर है बी 23 जिले में समेकित बागवानी विकास मिशन जो है 23 जिले में शुरू किया गया है। 131 में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 15 जिले में किया जा रहा है, लेकिन क्रियान्वयन जो है किया जा रहा है, लेकिन 23 जिले में क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके बाद 132 में बिहार राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी जैविक कॉरिडोर विकसित की जा रही है? तो इसका आंसर है 13 जिला बिहार का ऐसा है जहाँ जैविक पट्टी यानी कि जैविक कॉरिडोर विकसित की जा रही है। इसके बाद 133 है वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर जो है 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार ने अब तक 2012 से जीता है, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार। 134 में कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन GSVA में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो इसका आंसर है 19% हिस्सा था। इसका आंसर 19% हिस्सा था। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में 19% जो है हिस्सा है। अगला 21 वर्ष तक बिहार में कार्यशील आबादी का हिस्सा 53.5 से बढ़कर 61.4% होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर 2036 तक 53.5% से लेकर 61.4% होने का अनुमान लगाया गया बिहार में कार्यशील आबादी का हिस्सा। फिर 136 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य सरकार द्वारा स्थापित 5 अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 में कह रहा है कि दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने कितने केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की थी? तो राज्य सरकार ने 4 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की थी। बिहार सरकार ने 4 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की थी, जिसमें एक पटना जिला भी है। 138 में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में कितने समय की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12 माह की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में कितने समय की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12 माह की वृद्धि की गई है। अगला 139 में बिहार सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप इंद्रब्रज कितने किलोमीटर दायरे को कवर करेगा? तो इसका आंसर 139 का 20 किलोमीटर दायरे। तो बिहार सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप इंद्रब्रज किया है, लॉन्च किया था। इंद्रब्रज जो है 20 किलोमीटर दायरे में कवर करेगा। अगला है 140 में वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल कितने जिले प्रभावित हुए हैं? तो राज्य के कुल 19 जिले प्रभावित हुए हैं। अगला बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने बिहार में कुल कितने परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है? तो बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने कितने परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों का स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर 141 का बी 24 केंद्र का स्थापना। 142 में कह रहा है कि बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली रेल लिंक कितने किलोमीटर लंबी है? तो 34.9 किलोमीटर लंबी है। नेपाल के कुर्था से बिहार के जयनगर को जोड़ेगा, जो 34.9 किलोमीटर लंबा है। अगला है 143 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार के किस जिला में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है 143 के पटना। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने के लिए उससे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की पटना जिला में। अगला 144 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे राज्य में कितने सामुदायिक रसोई घर चलाए गए? इसका आंसर है 739 रसोई घर चलाए गए। 145 में राजगीर नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया?
तो राजगीर नेचर सफारी का उद्घाटन जो है 26 मार्च 2021 को किया गया। 146 में कहा रहा है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग बिहार के कितने करोड़ पौधे लगाए गए। तो बिहार में जो है 3.29 करोड़ पौधे लगाए गए जल जीवन मिशन हरियाली के तहत 3.29 करोड़ पौधे। अगला 147 में कहा है कि किस वर्ष तक नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पटना के विश्वकर्मा भवन को नालंदा में हस्तांतरित करने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2022 तक पटना का जो विश्वकर्मा भवन जो है, तो विश्वकर्मा भवन का जो है इसे नालंदा के खुला विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा 2022 तक, इसी साल तक। अगला 148 में इको एग्रीकल्चर कल्चर अवार्ड 2021 से बिहार के किस जिला को सम्मानित किया गया है। इससे रोहतास। इको एग्रीकल्चर कल्चर अवार्ड 2021 में रोहतास को सम्मानित किया गया है। अगला 149 में है बिहार के किस जिला में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मंदार महोत्सव 2022 स्थगित कर दिया गया। तो बांका में मंदार महोत्सव स्थापित किया जाता था। बांका में हर एक साल मंदार महोत्सव स्थापित किया जाता था, जिसे बिहार सरकार ने स्थगित कर दिया। अब लास्ट प्रश्न है 150। भौगोलिक रूप से बिहार में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितने प्रतिशत के साथ भारत के राज्यों में सबसे नीचे है। तो इसका आंसर है 4.1%। बी नंबर 4.1%। तो इसी के साथ आपका 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।